अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है आइडेंटिफायर्स। ठीक है। और आइडेंटिफायर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके बाद हम लोग कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफायर होते क्या हैं। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई से ही निकला, यानी किसी चीज़ की शनाख्त करना। तो ये कुछ नेम्स होते हैं जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आपने सिंपल ये याद रखना है कि वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर होता है, इसका काम ये होता है कि कुछ नेम्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, टाइप्स, फंक्शंस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइडेंटिफाइड जो है वो कह रहा है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख लें, उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा। एक अच्छा आइडेंटिफायर वो होगा जो कि शॉर्ट हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो, यानी छोटा उसका नेम आप इस्तेमाल करें लेकिन वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ आपको जो है डिटेल प्रोवाइड कर सके उसके अकॉर्डिंगली। सी प्लस प्लस में 31 करेक्टर्स तक जो है वो आपका आइडेंटिफायर जो है वो हम लोग उसकी लेंथ रख सकते हैं। अगर तो आइडेंटिफायर का नेम 31 करेक्टर से ज़्यादा हो जाए तो वो जो है 31 ही यूज़ किए जाएंगे, बाकी जो 31 से ज़्यादा होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब आइडेंटिफायर को लिखने के कुछ रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं जब भी आइडेंटिफायर लिखें। जैसे हम लोग आईडी कार्ड लिखते हैं तो उसमें आईडी कार्ड में हमारे तीन जो है वो पार्ट्स होते हैं, पहले 35202, फिर दरमियान वाला पोर्शन, फिर लास्ट पे एक जो है वो आपका नंबर और आता है। तो ये जो आपने उसमें फॉलो करना होता है। सेम एज इट इज़ इसमें जो रूल्स होते हैं, पहला जो है वो आपका करेक्टर अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरा वो ये आपको कह रहा है आइडेंटिफायर जो है उसमें जस्ट अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, डिजिट या अंडरस्कोर, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। इसमें जो है हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर मीन्स ए बी सी वगैरह आपकी, डिजिट्स में नंबर्स वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, और अंडरस्कोर ये सिंबल्स जो हम लोग आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो इस्तेमाल होगा। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। कीवर्ड्स अभी हम लोगों ने आके पढ़ने हैं, उनको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स होते कौन से हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उनको जो है हम लोग रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। यानी सी प्लस प्लस में आपको बता दी रहेगा इसका मतलब ये है, तो आप उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। या आगे जो है हम देखेंगे। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक होती है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होगा, सी प्लस प्लस में इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो है हम लोग उन्होंने क्या है कि अपने ओरिजिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उनको रीडिफाइन कर सकते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। कीवर्ड को रीडिफाइंड नहीं किया जा सकता, जबकि आइडेंटिफायर को रीडिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सी आउट जो है और सी इन जो है, ये दो आपके आइडेंटिफायर हैं। सी आउट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, जबकि सी इन वैल्यू इनपुट करवाने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि रीडिफाइन का मतलब क्या है। मैं इनका पर्पस चेंज कर सकता हूँ। मैं सी आउट को कह सकता हूँ कि सी आउट जो है वो आपकी इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर लूँ, और सी इन जो है इसको मैं आउटपुट शो करवाने के लिए इस्तेमाल कर लूँ। तो ये रीडिफाइन हो सकते हैं। उसके बाद जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, प्रोग्रामर जो है अपने लिए जब कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल आपने अगर एज स्टोर करनी है, मार्क्स स्टोर करने हैं, या कोई भी ए बी सी इस तरह से जो है आपने यूज़ करने हैं, तो वो आपके आइडेंटिफायर हम लोग एज ए यूज़र डिफाइंड बोलेंगे। इनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं होगा, जब बल्कि यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो है वो अपने पर्पज़ के लिए जो है इनका कोई मीनिंग जो है वो डिफाइन करेगा। ये आपका आइडेंटिफायर था। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स जो है इनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है, और उसको रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये आगे जो है आपका में काफ़ी ज़्यादा, टोटल 63 होते हैं आपके कीवर्ड्स सी प्लस प्लस में। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी जैसे जनरल एग्जांपल देता हूँ कि डू का कीवर्ड जो है हमने लूप लूप में यूज़ करना है।
अब डी ओ जो है आपका, ये डू जो लिखा हुआ है, इसको आप एज ए वेरिएबल नेम, एज ए आइडेंटिफायर नेम इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डू का एक पर्पस बता दिया गया, मकसद बता दिया गया, उसी के लिए इस्तेमाल होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डेट्स वाई ये जो है आपके कीवर्ड्स जो है, इसको हम लोग एज ए वेरिएबल नेम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, और ना ही जो है इसे हम लोग एज ए आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 63 जो है वो आपके टोटल कीवर्ड्स होते हैं। इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, इनका कोई स्पेशल पर्पस पहले से डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डाटा टाइप्स क्या हैं। पहली चीज़ तो ये कि डाटा टाइप्स क्यों हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हमें पता है, टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह लें कि उर्दू में एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल करते हैं जी कि इसकी इतनी टाइप्स हैं, इसकी इतनी टाइप्स हैं। डाटा के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, इमेजेस होता है, टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट में भी आगे जो है नंबर्स में होता है, इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स में होता है। तो उसमें से आपने कौन सी डाटा टाइप कब इस्तेमाल करनी है, वो भी बहुत मैटर करेगी इसमें। अब इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि डाटा टाइप जो है डिफ़ाइन करती है कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़, यानी कितनी टाइप की वैल्यूज़, कौन सी टाइप की वैल्यू आप इस्तेमाल करेगा। आपने नंबर इस्तेमाल करना है तो उसकी डाटा टाइप में इंटीजर ले लेंगे। अगर आपने कोई नेम इस्तेमाल करना है किसी का, अली स्टोर करना फॉर एग्जांपल, या असद स्टोर करना है वैल्यू जो है, तो वो आपका करेक्टर्स हैं, उसको स्ट्रिंग में हम लोग लेंगे। 4 डाटा टाइप में ले सकते हैं। अगर एक आपने ए स्टोर करना है, तो इस तरह से डाटा टाइप्स जो है वो आपकी हम लोग, यानी वो वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन करेगा, उन वैल्यूज़ के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो भी जो है वो आपकी डाटा टाइप हमारे लिए आसानी पैदा करती है। ठीक है, डाटा को ऐसे इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। ये सारा हम लोग पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं। सी प्लस प्लस में मेजरली वैसे तो आपकी डाटा टाइप दो होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड वो होती हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, जैसे ये फ्लोट है, इंट है, डबल है, चार है। और एक जो है आपकी वो होती है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र अपनी आसानी के लिए जो है जो यूज़ करेगा, उसको जो है हम लोग बोलेंगे, ये जो है आपकी डाटा टाइप यूज़र डिफाइंड होगी। इनका ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, हम लोग खुद जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है जिनमें पॉइंट ना हो, तो उसमें आप इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अगर आपने पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर आपने लार्ज वैल्यू यानी पॉइंट वाली लार्ज वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए डबल यूज़ करेंगे। और अगर आपने कोई करेक्टर स्टोर करवाना है, कोई स्पेशल सिंबल यूज़ करना है, तो उसके लिए चार डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ये आपकी सबसे पहले इंटीजर है। ऐसी डाटा टाइप जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हों, जिनमें पॉइंट ना हो। पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं लेकिन उनमें पॉइंट नहीं होता, इनको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर के आगे कुछ उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एग्जांपल दी हुई है 10, फिर 520, -20। ये आपकी एग्जांपल में देखें पॉइंट नहीं है, नेगेटिव तो है लेकिन पॉइंट वैल्यू नहीं है। इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। हमने जो सबसे ज़्यादा हमारा पार्ट्स कोर्स का पार्ट है, उसमें हम लोग इंट और शॉर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कोई एक आध जगह पर जाके शायद हम लोग लॉन्ग पे इस्तेमाल कर लें। इंट में और शॉर्ट इंट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम रेंज है, सेम बाइट्स है वो मेमोरी में यूज़ करते हैं। दो बाइट्स हैं दोनों की, लेकिन रेंज भी दोनों की सेम है। लेकिन अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं स्टोर कर सकते। देखिए यहाँ पर 0 से 65535 तक जो है वो आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, नेगेटिव नहीं है। इन दोनों में नेगेटिव भी वैल्यू आ जाती है। लॉन्ग में आप मज़ीद जो है वो एक्सपेंड कर लें, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड लॉन्ग में आप पॉजिटिव वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अनसाइंड इंट में 65535 था, और अनसाइंड लॉन्ग में देखें आप, उसने काफ़ी ज़्यादा आपको रेंज प्रोवाइड कर दी है। ये उसने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इंट जो है आपकी वो 2 या 4 बाइट्स दोनों ही कर सकती है। जो इंट डाटा टाइप आपकी वो 2 या 4 दोनों ही कर सकती है मेमोरी में, जबकि जो आपकी शॉर्ट इंट होती है वो 2 ही करती है। अब ये जितने बाइट्स आप ज़्यादा करेंगे उतनी जो है वो आपकी कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होगी, स्पेस जो है उसमें से। इसके बाद ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये हमने बस टेबल ही जो है वो याद रखना था। उसने एग्जांपल्स दी हुई है कि इसको हम लोग किस तरह जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो है आपकी रियल डाटा टाइप आ गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हम लोग यूज़ करेंगे जिनमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं वो भी आ जाता है। इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे लेकिन पॉइंट वाले आएंगे। जैसे फ्लोट जो है उसमें ये रेंज बता दिया उसने -38 तक +38 तक। डबल इसमें थोड़ा साइज़ ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर मज़ीद आपका लॉन्ग डबल आ जाएगा, उसमें इससे भी ज़्यादा साइज़ जो है वो आपका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है फिर इन सब में? फ़र्क ये आ गया कि उसमें हम लोग इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर कर रहे थे, यानी पॉइंट के बगैर वाली, इसमें पॉइंट वाली। इसके तीन है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो है हम लोग उनको किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एफ एल टी मिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। एफ एल टी मैक्स यूज़ करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, यानी ये वाली 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻+30 है। ये आपकी मोस्टली हम लोग फ्लोट डॉट एच हेडर फाइल्स, जैसे मैंने आपको हेडर फाइल्स के लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह जो है इनके अंदर स्टोर होते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डबल आ गई डाटा टाइप, वही चीज़ें रियल वैल्यूज़ कर सकता है, ये 8 बाइट्स लेता है। लॉन्ग डबल जो है आपका 10 बाइट्स लेता है। नाउ एक चीज़ जो है यहाँ पर समझने वाली है, चार डाटा टाइप जो है आपकी करेक्टर डाटा टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं, सिंगल करेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेम नहीं पूरा करना, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, ये चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। वो आपने सिंगल क्यूट के अंदर लाजमी लिखना है। अगर सिंगल क्यूट के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपको जो है वो करेक्टर नहीं रिप्रेजेंट करेगा। लाइक ये देखें 5 है तो ये इंटीजर, लेकिन जब इसको सिंगल क्यूट के अंदर लिख दूंगा तो ये आपका करेक्टर बन जाएगा। सेम एज इट इज़, एक्स है, ए है, नंबर साइन है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, 5 जब सिंगल क्यूट के अंदर होगा और सिंगल क्यूट के बगैर होगा, दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। अब एक एग्जांपल लिखी हुई है, अभी चूँकि हम लोगों ने सी इन और सी आउट नहीं पढ़ा, तो डायरेक्ट जो है मैं आपको जनरल अभी बताता हूँ। अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में भी हमने ऐसे जितना डिस्कस नहीं किया, तो वो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इसमें वो भी आ जाएगा। तो एग्जांपल में जस्ट जनरल आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वेरिएबल्स जो है वो 3 डिक्लेयर किए हैं, ch1 ch2 और आगे सम लिखा हुआ है। यहाँ पे ch1 की वैल्यू है a और ch2 की वैल्यू जो है, ये देखिए ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थी, ठीक है, ये लिख दी। दूसरे नंबर पे मेन फंक्शन था, ये लिख दिया। और तीसरे नंबर पर ये आपकी सी स्टेटमेंट्स थी, ये लिख दिया हमने। ठीक है जी। और इसमें जो है हमने क्या किया, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन से मुराद ये होता है कि वेरिएबल को डाटा टाइप और नेम असाइन करना, ये कहलाता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। अब इनको वैल्यूज असाइन करवाना वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बनता है, जो कि यहाँ पर की हुई है उसने। ए और बी दो वैल्यूज जो है यहाँ पर असाइन करवाई हैं। सी आउट आउटपुट शो करवाने के लिए करेक्टर आर। अब ch1 में क्या स्टोर था, ए, ch2 में क्या स्टोर था, बी। तो ये देखें आउटपुट आ गई है करेक्टर आर, ए एंड बी। तो ये जो है हम लोग इसको इस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है, अच्छा नेक्स्ट जो है इसमें वो ये है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर कुछ आते हैं। अब वो टाइप्स ऑफ एरर हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े थे, जिसमें सिंटैक्स एरर था, लॉजिकल एरर था, रन टाइम एरर था। अब एक जो है आपका तीन टाइप्स ऑफ एरर हो रहा है, जिसमें सॉरी तीन होते हैं वैसे, इंटीजर, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। और एक जो है और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन एरर। वो यहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया, वो आगे जाके जब वो हम लोग पॉइंट्स वाली वैल्यूज डिस्कस करेंगे, रियल वैल्यूज, तब जो है वो आपका वो भी आ जाएगा। इंटीजर ओवरफ्लो तब आता है जब हम लोग एक वेरिएबल को ऐसी वैल्यू असाइन करें जो कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा हो। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इंटीजर ओवरफ्लो आपका एरर तब अकर होता है जब आप एक वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को इतनी वैल्यू असाइन करवाएं जो कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा हो।
और अगर आप एक वेरिएबल को उसकी मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से लेस देन वैल्यू असाइन करवाएंगे तो आपका इंटीजर अंडरफ्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको समझ लगेगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंटीजर है उसमें मैक्सिमम रेंज होती है 3 to 7 6 7, जबकि कम से कम जो है उसमें रेंज होती है -3 to 7 6 8। ठीक है, अगर आप 3 to 7 6 7 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी 3 to 7 6 8 करवा देंगे स्टोर, तो वो जो एरर आपको देगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर ओवरफ्लो। और अगर जो है हम लोग वैल्यू उससे कम करवाएंगे, यानी इसकी मिनिमम रेंज क्या है, -3 to 7 6 8, ये जो है आपका इंटीजर अंडरफ्लो कहलाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक टाइप ऑफ एरर ऐसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर, यानी ऐसा एरर जिसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये आपकी उन टाइप में से एक है। ठीक है, इंटीजर ओवरफ्लो और इंटीजर अंडरफ्लो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता ये, लेकिन आपका रिजल्ट जो आउटपुट आती है वो गलत होती है। तो फिर ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को इंश्योर करे कि जो वैल्यूज़ हम लोग वेरिएबल को असाइन करवा रहे हैं वो उसकी रेंज जो हमें प्रोवाइड की गई है उसके अंदर अंदर जो है हम लोग असाइन करवा सकें।